तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी वन सक्सेस, जहां पे आप बना सकते हैं अपने सक्सेस को बिल्कुल इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड का 12th का जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आज हम लोग करने वाला है, जो कि कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं। तो आप क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, यानी कि परमाणु के नाभिक में है जो कौन रहेगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन। तो चलिए चलते हैं अब आज का दूसरा प्रश्न की ओर कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को, उसके बाद फिर डैश है, फिर है कोण झुकाकर रखना होता है, मतलब कि कितना डिग्री कोण पर झुकाकर रखना होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री पे। तीसरा प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में दिखाई पड़ता है। आज का चौथा प्रश्न है, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो कहाँ मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अणुओं से मिलता है। पांचवा प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक जो है उसका मान जो है क्या होता है, मतलब घटता है या बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घटता है। छठा प्रश्न है, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है। तो वह कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वह ध्रुवण है। सातवां प्रश्न है, रेडियो न्यूक्लियोफाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रमण को कहा जाता है, मतलब कि रेडियो न्यूक्लियोफाइड के जो अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रमण है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, औसत आयु कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, तांबा का कार्यफलन होता है, यानी कि तांबा का कार्यफलन क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नौवां प्रश्न है, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, यानी इंद्रधनुष जो है प्राकृतिक किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, यानी कि तीनों है इसका आंसर। तो हम आ चुके हैं इसका 10वां प्रश्न पे। तो आज का 10वां प्रश्न है, किसी परमाणु का नाभिक मतलब न्यूक्लियस बना होता है, यानी कि किससे बना होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है, यानी कि किससे किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पोलराइड द्वारा, मतलब कि पोलराइड द्वारा इसका जो ध्रुवण किया जा सकता है। 12 नंबर प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है, मतलब कि मृग मरीचिका का जो कारण है वो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब कि परावर्तन। 13 नंबर प्रश्न है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, मतलब कि आसमान का रंग जो नीला दिखता है उसका कारण क्या है। तो उसका जो कारण होगा ऑप्शन ए होगा, प्रकीर्ण। अगला प्रश्न यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, यानी कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संतत है। 15 नंबर प्रश्न है, यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दें तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। तो फ्लक्स में जो होगा शून्य परिवर्तन होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 16 नंबर प्रश्न है, बोर परमाणु मॉडल मान्य है, यानी कि बोर परमाणु जो मॉडल है वो किस पे मान्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो वो मान्य है ऑप्शन ए पे, केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए मान्य है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम मतलब किसने किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बामर है, लाइमन है, ब्रैकेट है और फुंड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बामर ने जो है सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। 18 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, यानी कि न्यूनतम जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, h/2 होगा। अगला प्रश्न है, भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, तो यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग होगा, यानी कि जब प्रकाश का वेग अगर c हो जाएगा तो संवेग होगा, मतलब संवेग कितना होगा। तो 4 ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, hv/c, यानी कि hv/c होगा संवेग।
तो हम आ चुके हैं आज के 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है, फोटो सेल आधारित है, यानी कि फोटो सेल किस पे आधारित है, ये जो चारों ऑप्शन है उसमें से किस पे आधारित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, किसी कण का संवेग दुगुना कर दिया जाता है तो इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1/2 हो जाएगी। 22 नंबर प्रश्न है, डेविस जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी, मतलब वह क्या थी, ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि वह क्या थी। तो वह थी ऑप्शन बी, तरंग प्रकृति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फोटोन की ऊर्जा है, मतलब कि फोटोन की ऊर्जा क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एचवी है फोटोन की ऊर्जा, मतलब कि एनर्जी है जो एचवी है। तो 24 नंबर प्रश्न है, एक्स किरणें बनी है, यानी कि एक्स किरणें जो है वो किससे बनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रीनाविष्ट कणों से बनी है। 25 नंबर प्रश्न है, द्रव तरंग की परिकल्पना किया, मतलब द्रव जो तरंग है उसको उसकी जो परिकल्पना है वो किसने किया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्रोगली ने किया था। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, यानी कि चार ऑप्शन है और इसमें कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, गामा किरणें हैं। 27 नंबर प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, यानी कि बीटा किरणें विक्षेपित किससे होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों से। 28 नंबर प्रश्न है, फॉसिल के उम्र की गणना जो है की जाती है, मतलब किससे की जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कार्बन डेटिंग द्वारा की जाती है। 29 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक थे, यानी कि नाभिकीय विखंडन जो था उसका आविष्कारक जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन थे। 30 नंबर प्रश्न है, एक निम्न प्रकार से प्रकाश पर आने वाला वह तापक्रमी है जो तापक्रम में निष्क्रिय है, इसको प्रतिपादित किया गया है, मतलब इसको प्रतिपादित किसने किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किक्रफ द्वारा इसको मतलब प्रतिपादित किया गया है। तो आज का 31 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तांग प्रकृति की स्थिरता है, मतलब कि स्थिरता क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ध्रुवन है इसकी स्थिरता। 32 नंबर प्रश्न है, असामान्य दिखने वाली घटना से संबंधित प्रकाश तरंग जैसी स्थिति होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पता होगा तो किसी को भी पता होगा तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है, गतिशील रूप से गतिशील होने के कारण, मतलब गतिशील रूप से गतिशील होने का कारण जो है वो क्या है। तो चार ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शून्य, यानी कि 0। 34 नंबर प्रश्न है, ब्रॉकरोड प्रेप निरूपण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संत स्पेक्ट्रम का निरूपण है। तो हम आ चुके हैं आज के 35 नंबर प्रश्न पे और 35 नंबर प्रश्न है, संचार नक्षत्र का आवर्तकाल है, मतलब संचार नक्षत्र का आवर्तकाल क्या है ये आपको बताना है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न भी है, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 24 घंटा, यानी कि एक दिन है उसका आवर्तकाल। तो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म हुआ और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।